इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा गलती हुआ है मुझसे। अब मुझे अभी पता चल रहा है जब मैं गलती किया। कोई बात नहीं, एंड गलतियां सबसे होती हैं। मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, उसी से सीखा हूं। हम सब उसी से सीखते हैं। मेरा वाइफ का भी एक इच्छा था क्या वो एक फ्लैट खरीदे। किस टाइम में मेरा लेना सही रहेगा, अभी ना बाद? मेरे हिसाब से घर आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं खड़गपुर से एक ऐसे शख्स जो एनोनिमस रहना चाहते हैं, और हम उनकी इस रिक्वेस्ट को एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट करते हैं। वेलकम टू मनी मैटर्स। थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। शुरू में थोड़ी बहुत बात करी थी हमने। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको काट दिया। नहीं, शुभ दीपावली आपको भी। मुझे चूज करने के लिए भी थैंक यू सो मच। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितने खुल के अपनी जिंदगी की कहानियां हमारे साथ शेयर करते हैं। हम अजनबी हैं और एक तरीके से आप सब लोग इतना ट्रस्ट करके अपनी फाइनर सेंसिटिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को भी। थोड़ा बहुत जितना आप अपने बारे में बता सकते हैं प्लीज बताएंगे। फिलहाल तो मैं रहता था आद्रा आसनसोल का उधर। ओके। फिर मैं खड़गपुर में आया हूँ। तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में मैं जॉब करता हूँ। ओके। और 2010 में मेरा शादी हुआ है। 2014 को मेरा एक लड़की हुआ है। लवली। उसके बाद हम कुछ मेडिकल प्रॉब्लम इशू आया था मेरा वाइफ को। ओके। तो लास्ट कोरोना में 2021 को उसका डेथ हो चुका है। So sorry to hear that. बस यही है। और मैं अभी फिलहाल मैं और मेरा बेटी, उसका उम्र हो गया 10 साल का करीब। 10 साल। हाँ। ओके। एंड आप जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, टीचर के रूप में काम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, टीचर। नहीं, टीचर। ओके। एंड किस चीज के टीचर हैं आप? मैथ का। ओह, मैथ्स का टीचर है। मुश्किल सब्जेक्ट। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? अप टू 10। ओके, लवली। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके। एंड आप अपनी बेटी के साथ रहते हैं, एंड ये कंप्लीटली मेरा मम्मी, अच्छा, मेरा पापा, मेरा बेटी, बस। और मेरा भाई है तो वो कलकत्ता में रहता है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि आपके साथ कोई और भी रहता है, तो आपके मम्मी पापा भी आपके साथ रहते हैं, एंड आपकी बेटी है। ठीक है। तो जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, किसी ऑब्जेक्टिव से, किसी उद्देश्य से भरा होगा, वो क्या था? फिलहाल मैं जिस किस्म का लड़का हूँ, पहले से ही मेरा उल्टा सीधा खर्चा ऐसा कोई मेरा बात है नहीं। जो मेरा जरूरत है मैं वैसे ही खर्चा करता हूँ। तो इस चीज के लिए मेरा पैसा रखना एक हैबिट भी है। तो लेकिन वो प्रोसीड्यूर में नहीं है, ठीक प्रोसेस में नहीं है। वो हो सकता है मेरा नॉलेज कम है इस पक्ष के बारे में। तो फिलहाल जब मेरा वाइफ का तबीयत खराब था, बस कुछ चल रहा था, डेथ हो गया, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मेरा खर्चा भी हुआ है। और अभी तो थोड़ा बहुत माइनस में था, थोड़ा बहुत रिकवर किया। अभी मेरा चैलेंज अभी शुरू हुआ है, कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बेटी का भी फ्यूचर है, आपके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, खुद की जिंदगी है, तो बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो ओवरऑल आप बोल रहे हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि सेविंग की आदत नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप काफी डिसिप्लिन है पैसे को लेकर, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली आपके काफी खर्चे हुए हैं एंड फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप थोड़ी सी मदद या राय चाहते हैं, करेक्ट? ठीक है, परफेक्ट। पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो जो भी मैं बोलूंगा प्लीज उसको फूक फूक के ही पालन करिएगा। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके उस पर अमल करिएगा, क्योंकि ना मैं ये पेशे से करता हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ, सिर्फ मदद के तौर पे ही करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जो आपको गलत लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, तो शायद गलत ही होगा एंड किसी और से ही चेक करके उसको ठीक से करिएगा। लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा।
चलिए, आपके इनकम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्कूल की जॉब की जो इनकम है, उससे आपको ऑन अ मंथली बेसिस कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000। ओके। इसके अलावा आपकी कोई एडिशनल इनकम? इसके इसके अलावा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ओके। तो उसमें मेरा महीना में 75,000 के आसपास आ जाता है। वाओ! क्या आप ऑनलाइन ट्यूशंस लेते हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में है, लेकिन अच्छा। ऑनलाइन में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 स्टूडेंट है मेरा, बाहर का, बेंगलोर का, हैदराबाद का है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो 75,000 आपके महीने के आते हैं, ये ऑफलाइन कोचिंग से आते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनाई है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी ट्यूशन की इनकम इतनी ज्यादा है, एनी रीजन कि आप वो फुल टाइम नहीं करते हैं और आप स्कूल में भी जॉब करते हैं? नहीं, बात ये क्या है, मैं स्कूल, मेरा एक पैशन था, सरकारी नौकरी मेरा हुआ नहीं, ओके। तो इसलिए मैं वो रखना चाहता हूँ। ओके। और प्राइवेट ट्यूशन मैं ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा खर्चा उस टाइम में बहुत था। मेरा बीवी का तबीयत खराब था, पैसा बहुत जरूरत था, इसलिए मैं माने रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ता था। मैंने कंटिन्यू बैच पे बैच करता था। फिलहाल छोड़ दिया बहुत। ओके। थोड़ा सा बेटी को भी टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, सही डिसीजन है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी 2 इनकम सोर्सेज हैं एंड इससे आपको टोटल करीब 90,000 रुपए महीना आता है। ठीक है। हाँ। आपका एक्सपेंडिचर अब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस घर में रहते हैं वो आप ही का है या उसको किराए पे लिया हुआ है? नहीं, नहीं, वो मेरा ही घर है, मेरा पापा का घर है। ओके, ठीक है। तो उसका कोई नहीं है। बाकी खर्चे बताइए फिर महीने के जो होते हैं ऑन एन एवरेज। बाकी खर्चा, मेरा पिताजी रेल में नौकरी करता था, तो पिताजी को पेंशन आता है, ओके। तो पिताजी उसमें भी खर्चा करता है, ओके। मैं भी खर्चा करता हूँ, तो मेरा खर्चा महीना में 10,000 तक हो जाता है। ओके, सो मंथ मेरा अपना ओके, ठीक है, मंथली। ठीक है, परफेक्ट। बेटी के स्कूल का खर्चा वगैरह? बेटी के उस महीना में 1,500 रुपया लगता है। ओके। और स्कूल मेरा घर का सामने है, तो आना जाना कोई खर्चा होता नहीं। बढ़िया। क्या वो उसी स्कूल में पढ़ती है जहां आप पढ़ाते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा। बहुत डरावना होता है बच्चों के लिए अगर माँ बाप टीचर होते हैं। ना, सामने होने से क्या होता है ना, मेरा आना जाना का मेरा भी कुछ एक पैसा भी खर्चा नहीं होता, मेरा बेटी का भी नहीं होता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सेव हो जाता है पूरा। नहीं, काफी कन्वीनियंट है, समझ सकता हूँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ओके, और तो स्कूल की फीस ये हो गई। बाकी और कोई खर्चे, कोई लोन? और खर्चे बोल के ना, लोन मेरा जो था मैंने चुका दिया। ओके, जो आपने अपनी जितना मेरा था, वाइफ की हेल्थ के लिए लिया था, ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, वो पहले चुका दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत है, 3.5-4 लाख का करीब है। ओके। एंड इसका ये पर्सनल लोन है क्या? नहीं, मेरा एक दोस्त से लिया हुआ है। दोस्त से लिया हुआ है। ओके, तो आपको इस पे कोई ब्याज या कोई इंटरेस्ट शायद ना देना हो? नहीं, या नहीं, ठीक है, आपको बस ये किसी पॉइंट पे देना होगा वापस। मैंने लिया था उससे ज्यादा, 6 लाख का करीब लिया था, तो मैं 2 लाख मैंने दे दिया, और 4 लाख ऐसे कुछ है। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड लोन जो है वो 4। और कोई खर्चा इन महीने के एक्सपेंसेस, स्कूल की फीस? हाँ, स्कूल का फीस तो महीना में 1,500 लग जाता है मेरा, और मोबाइल का खर्चा होता है, ऊपर से टीवी ऐसा कुछ सब मिला के मेरा 10,000 का अंदर हो जाता है। अच्छा, ओके। तो जो 10,000 रुपए आपने बताया वो पूरा मिला के है? हाँ, ठीक है, मिला के मैंने बोला। खाने पीने का? फिलहाल ओके, खाने पीने का क्या होता है ना, मेरा पिताजी कुछ ज्यादा से ज्यादा कर देते हैं, तो इसीलिए मेरा खर्चा बच जाता है। ठीक है, समझ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, आपके महीने का करीब 11,500-12 हजार रुपए खर्चा आता है, एंड कोई लोन नहीं है, सिर्फ एक जो आपने अपने दोस्त से लोन लिया हुआ है, 4 लाख रुपए उसके बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ क्लियर है। और जो पॉलिसी चलता है उसमें खर्चा होता है। हाँ, आप मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए कि कहाँ आप कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब समझेंगे।
इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा गलती हुआ है मुझसे। अब मुझे अभी पता चल रहा है जब मैं गलती किया। ओके। तो पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी से मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत शुरू किया, लेकिन वो सब LIC में। गलती मुझे वैसे हुआ है, अभी पता चल रहा है जब मैं गलती किया, लेकिन चल रहा है तभी से। तो एक 10,000 में साल में मुझे देना पड़ता है, वो मैं 95 से स्टार्ट किया। वाह, ओके। और मेरा 2000 में मैं लिख के रखा हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो एक मेरा पेंशन पॉलिसी चल रहा है, ओके। पेंशन का। तो वो है मेरा साल में 60,000 1,04,000 ओके। देना पड़ता है साल में। ठीक है। वो 2030 तक मुझे देना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद वो मेरा 13,000 का पेंशन आएगा। ओके। ये किया हुआ है मेरा। मेरा बेटी का एक किया हुआ है, वो जो 18 साल होगा उसके बाद एक पॉलिसी मेरा पास आएगा मनी। और फिर 4 साल का बाद फिर से एक आएगा, वो चलता है। मेरा साल में देना पड़ता है 82,000। ओके, गॉट इट। एट 18 और फिर आफ्टर एट 22। हाँ, ठीक है। और बिरला सन में एक है मेरा 60,000। ओके। एश्योर इनकम प्लस बोल के एक पॉलिसी है। ओके, ये चलता है। ठीक है। तो बेसिकली आपने पेंशन ये और सब इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स हाँ, काफी करी हुई हैं, विच हाँ, इज फेयर, वो क्योंकि किया उस समय हुआ पे है। हाँ। ठीक है। और SIP किया मैंने। ओके। SIP मेरा चलता है, पहले किया था मैंने 15,000 का, और अभी चल रहा है 25,000 का ओके, ये महीना। सारे एक ही SIP में है कि मल्टीपल है? नहीं, मल्टीपल है। ओके, कुछ डिटेल देंगे कौन कौन सी हैं और कितना कितना है? हाँ, मैं 2,000 करके 8 है। ओके। 8 दुगुने 16,000। ठीक है। और एक मैंने किया एक हफ्ता पहले, वो 5,5,10,000 का। ओके, अभी तक जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं SIPs में, आपको कुछ आइडिया है कि कितना अमाउंट होगा उसका? और एक तो है अच्छा, मेरा ऐसा ही, और सॉरी, एक तो हाँ हाँ। वो बोले तो वाइफ का जब ये हुआ था, उसका भी एक LIC मेरा किया हुआ था। ओके। कम अमाउंट का था। ओके। तो उसमें मेरा 15 लाख का ऐसा कुछ मिला था। ओके। तो उसमें मैंने 5-5 10 लाख मैंने लामसम एक तो किया। गॉट इट। एक एक स्मॉल कैप में है, एक ओके। लार्ज मिड कैप में है, ठीक है। और 5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ओके, तो 5 आपके अकाउंट में है। एंड जो टोटल आपने जैसे लमसम इन्वेस्टमेंट करी थी, SIP करी थी, उस सबको जोड़ के अभी कितना अप्रोक्सीमेटली होगा आपका अमाउंट इन्वेस्टेड? जो मैंने लामसम और जब 5-5 10,000 बाद में किया, वो अभी एक हफ्ता हुआ। अच्छा, और जो वो पहले तो के ज्यादा हुआ नहीं। पहले SIP हाँ, हैं? पहले का जो हुआ वो मेरा अभी उस दिन दिखा रहा था 2,40,000 ऐसे कुछ हुआ। ओके, तो मतलब करीब 12 लाख के करीब आपका होगा। 10 लाख रुपए जो लमसम किया था, इन करीब 2 लाख रुपए जो हाँ, SIP का है, करेक्ट? हाँ, हाँ। ओके। ओके, कहीं और जहां आपका कुछ और एक इन्वेस्टमेंट होता है? मैंने जब नौकरी में जब स्कूल में आया था पहला पहला, तो उस टाइम में हम लोगों का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था जमीन का। तो उसमें मैंने 2 प्लॉट लिया था। ओके। वो भी इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। तो वो अभी तो हो गया। तो वो 2 जमीन मेरा नाम पे है फिर। ओके, उसका पूरा पेमेंट हो चुका है? हाँ, हाँ, वो तो इंस्टॉलमेंट में लिया था मैं, हो गया उसका। ओके, गॉट इट। उसकी कितनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी? अभी हो जाएगा उसका 30 लाख का करीब ऐसे कुछ ओके, होगा। ठीक है, समझ गया, परफेक्ट। 2-3 और सवाल। सबसे पहला, क्या आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है? हाँ, मैंने बोलूं पहले, तो मेरा वाइफ का जब प्रॉब्लम हुआ था, तो उस टाइम मेरा हम लोगों का कोई इंश्योरेंस नहीं था।
तो इसलिए मैं बाद में जब करने चाहा तो मेरा वाइफ का नहीं हुआ। ओके। तो उस टाइम में मैं और मेरा बेटी का मैंने इंश्योरेंस ले लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस ओके। दोनों का। वो मेरा साल में 17,000 लगता है। ओके, गॉट इट। वो भी एक एंड खर्चे के अंदर मेरा आता है। कितना इसका वो है, कवर कितना है? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। आपके पेरेंट्स का? पेरेंट्स तो रेलवे में नौकरी करता था, उसका रेलवे का अच्छा, उनका हेल्थ है। कार्ड है। ओके, ठीक है, उनका तो है। वो है। मेरा मम्मी पापा दोनों का ही है। बढ़िया। लाइफ मेरा और इंश्योरेंस? एक खर्चा हाँ, मेरा बताइए। और एक खर्चा है। हम्म। तो मेरा जो वाइफ का जो लास्ट टाइम में जब कोरोना हुआ था उस टाइम में, हम्म। तो मैंने एक गाड़ी लिया था 4 व्हीलर। ओके। तो खर्चा मतलब उसमें थोड़ा सा खर्चा होता है साल में, हम्म। जो इंश्योरेंस और उसका सर्विसिंग, समझ गया। और बीच बीच में कभी कभार मैं ऐसे घूमने चला जाता हूँ। तो बस वही अपने के लिए बस वही खर्चा होता है। गॉट इट। कितना होगा उसका साल का खर्चा कुछ? साल में मेरा इंश्योरेंस में लगता है 12-13 हजार। अच्छा, और सर्विसिंग में जिस साल में जैसा होता है, कभी 7 हजार हुआ तो कभी 8 हजार, ऐसे। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बताएंगे, लाइफ इंश्योरेंस है आपका कि नहीं? हाँ, मेरा एक लाइफ इंश्योरेंस जितना मैंने बोला था आपको, जो 1 लाख, उस सब लाइफ, एक पेंशन हो गया ओके, और एक मेरा बेटी का हो गया। ठीक है। मेरा खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें मेरा लगता है 58,000। जीवन उमंग, ओके, जीवन उमंग LIC का एक है, 58,000 साल में मेरा लगता है। गॉट इट। एंड ये कितने का कवर होगा? ये होगा 22 lakhs। और मेरा एक रिलायंस का है। तो रिलायंस का बहुत पहले मैंने किया था, अभी इस साल में उसका मैच्योरिटी हो जाएगा। ओके, तो उसमें ज्यादा नहीं आएगा, वो 1.5 लाख का करीब आएगा। ओके, ठीक है। आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान नहीं है, करेक्ट? ना, नहीं। ओके, ठीक है, सही। तो काफी कुछ अब समझ में आ गया है। बढ़िया। इसके चलते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज तो अच्छी करी है कि आपका और आपकी बेटी का हेल्थ इंश्योरेंस है। 10 लाख रुपए काफी अच्छा अमाउंट है, जहां पर रहते हैं उसमें काफी कवर हो सकता है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी है, जो आपके पास 5 लाख रुपए बैंक में कैश पड़ा हुआ है, तो वो जरूरत के लिए ही आप प्लीज काम करिएगा। एंड वैसे भी आपके खर्चे ज्यादा है नहीं, आप बहुत डिसिप्लिन लग रहे हैं अपने खर्चों में, तो मुझे ऐसा कुछ शक भी नहीं है कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे या उड़ा देंगे। तो वो पैसा आपकी इमरजेंसी के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस आपके पास जो है वो टर्म इंश्योरेंस नहीं है। तो आपके पास पॉलिसी है, पेंशन पॉलिसी वगैरह है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस रिटायरमेंट के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस इन दी इवेंट ऑफ डेथ के हिसाब से बोल रहा हूं। एंड आप पर्टिकुलरली इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि कितना जरूरी होता है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर एंड प्रोटेक्ट कर पाना, अगर भगवान ना करे आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए। एंड क्योंकि आपकी बेटी है, अकेली है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एक टर्म प्लान लें जो ये इंश्योर करेगा कि आपको कोई रिटर्न या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है उस इंश्योरेंस से। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए इंश्योर करना है, द इवेंट ऑफ डेथ। सिर्फ वही कि अगर उस टर्म में, चाहे वो आप 20 साल का लें, 30 साल का, आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरा है 44। राइट, राइट। सो आई वुड से कि अगर आप लेट्स से अगले 20 साल के लिए लेते हैं, अगले 20 साल में आपकी बेटी 30 साल की हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी, तो उस पीरियड के लिए विच इज 10 to 30 years आपको प्रोटेक्ट करना है इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए। तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन आपका ये रहेगा कि प्लीज गेट अ टर्म इंश्योरेंस विद योर डॉटर एज द नॉमिनी। एंड कम से कम उसको 1 करोड़ का करिएगा, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो उसको सपोर्ट कर पाएगी विद योर डॉटर एज नॉमिनी। अब आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब आपकी इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि आपने भी बताया था, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी फैली हुई है।
इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो भी चीज आपके पास आई या किसी एजेंट ने आपको कुछ अच्छा बता दिया तो आपने उस समय पे ले लिया, लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं लग रही है कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड सो ऑन. तो इस इन्वेस्टमेंट को अगर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस या प्लान में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या होगा? सबसे पहला, आप एक बहुत ही जिम्मेदार सी, हाँ जी, मैं एक चीज मैंने बता दूं, मैं जब भूल गया इन्वेस्टमेंट के बारे में. हाँ, जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में मैंने एंजल में एक अकाउंट खोला था, ओके, एंजल वन. हाँ जी, तो उसमें मेरा पैसा कुछ लगा था उस टाइम में. ओके, तो और मेरा अपना नॉलेज में और यूट्यूब देख के मैंने क्या किया था उस टाइम में, तो मैंने पैसा को 4-5 शेयर ऐसे ले लिया. उसके बाद जब भी कम होता था मैंने 5,000 10,000 ऐसे ऐसे करके लेता था. वो मेरा कुछ अमाउंट है, थोड़ा सा अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है. कितना है, कितना है? तो मेरा वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है 15 लाख का करीब. ओके, ठीक है. और मेरा पोर्टफोलियो में दिखा रहा है वो 28 lakhs. ठीक है, परफेक्ट. तो काफी दर्जे से, इफ आई वुड टू से दिस, आपने कहीं कहीं कुछ ना कुछ हाथ मार के एक अच्छा सा फाउंडेशन तो खड़ा कर लिया है. आपके पास रियल एस्टेट भी है, आपके पास स्टॉक्स भी हैं, आपके पास एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी है, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं. तो मोटा मोटा काफी अच्छे से फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स इट इज देयर. व्हाट आई विल नाउ टेल यू इज नॉट कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो सेट हो ही चुका है. मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप अपने आप को 44 इयर्स की एज पे देखेंगे एंड लेट्स से यू वांट टू वर्क फॉर अनदर 10 इयर्स और सो, आप अपना बेटी के साथ भी ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, आपके माँ बाप भी बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनके साथ भी उनकी देखभाल करना चाहते हैं. सो मेरा जो ख्वाहिश है, पहले जो मैंने जो चाहता हूँ, एक तो मेरा बेटी का साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना, क्योंकि वो अकेला ही होता है घर पे. मेरा आने के बाद वो खाना खाएगी, तो इसके लिए मुझे ट्यूशन छोड़ के मैं घर आ जाता हूँ. मैं और छोड़ दिया ज्यादातर ट्यूशन. बिल्कुल. और मम्मी पापा का भी उम्र हो चुका है, और मेरा वाइफ का भी एक मैंने उसका शौक, इच्छा था क्या वो एक फ्लैट खरीदे. तो कलकत्ता में एक फ्लैट खरीदे. ओके. तो मैं भी चाहता हूँ वही, तो वो मैं कैसे करूँ एक. और दूसरा है जो मेरा जो माने इकोनॉमिक फ्रीडम जिसको कहते हैं, बिल्कुल, बस वो एक चाहिए. बिल्कुल. तो कैसे मैं इस अमाउंट को मैंने अरेंज करूँ और क्या करूँ. बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है. राइट. सो यही 3 रिक्वायरमेंट, एक्चुअली जो आपने लास्ट रिक्वायरमेंट बोली उसी में बहुत कुछ समझ आता है. इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब आपको पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना होता. आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, आप एक टीचर हैं, आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप, जैसे बेटी स्कूल गई है तो आप भी पढ़ाना चाहते हैं उस समय पे, आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, आप ऐसे खाली नहीं बैठना चाहते. लेकिन आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वो पढ़ाना बंद कर दिया, या आप पढ़ाना नहीं चाहते, या आप 2 हफ्ते की या 2 महीने की छुट्टी लेना चाहते हैं, आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि आप उस पढ़ाने पे निर्भर नहीं है अपनी जिंदगी जीने के लिए. उसको ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. हाँ, तो इसीलिए मैंने वो पेंशन वाला पॉलिसी लिया था सोच के. हाँ, बाद में ज्यादातर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, 40-50 में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, एक पॉलिसी मेरा होना चाहिए. इसलिए मैंने लिया. लेकिन अभी सोच रहा हूँ शायद गलती किया क्या नहीं, क्योंकि पॉलिसी में प्रॉब्लम ये है ना, आपको 2030 के बाद 13,000 रुपए देगा. अब उस 13,000 रुपए में 2030 में कुछ होगा नहीं, आपके अभी जो खर्चे हैं वो भी नहीं निकलेंगे. एंड वो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि एक फिक्स्ड अमाउंट का तो वो आपको इल्यूजन दे देते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट उस टाइम पे कितनी अहमियत या औकात का होगा वो हम नहीं समझ पाते. एंड उसके लिए मैं पूरा आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लानर बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे देखते हैं कि आप किस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ मैथ्स को देखेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट इनकम अभी 90,000 है, एंड आपका अप्रोक्सीमेट सारे खर्चे मिला के जो आपके
ईयरली खर्चे हैं उसको मैंने मंथ में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि उसके लिए भी आपको पेमेंट तो करनी है किसी पॉइंट पे, तो आप महीने महीने भी उसको अगर आप बचाएंगे तो आपके महीने का टोटल खर्चा करीब 60,000 रुपए आता है। ये सब कुछ मिला के है, आपकी पॉलिसीज का खर्चा, आपके SIP, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपके गाड़ी का खर्चा, आपके जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है आपने LIC का, वो सब कुछ मिला के मोटा मोटा आपका 60,000 रुपए खर्चा आता है। मुझे ये बताइए कि ये जो 90,000 रुपीज हैं जो आप महीने के कमाते हैं, किस पॉइंट से आपको लगता है कि ये आप कम करना शुरू कर देंगे या करना चाहते हैं? क्या अभी से करना चाहते हैं या 5 साल बाद करना चाहते हैं? कुछ प्लान है? फिलहाल तो मैं चाहता हूँ अभी से ही। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड क्या लगता है आपको, जो आप आइडियल बैलेंस चाहते हैं उससे आपकी कितनी इनकम बन पाएगी? मतलब जो आप बेटी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, माँ बाप के साथ बिताना चाहते हैं, वो सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपकी ये 90,000 गिर के कितना हो जाएगा? मेरा 50 का आसपास आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो हम फिर यही मान के चलते हैं, रिड्यूस इनकम टू 50K, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे आपका 50K वाला इनकम आ जाएगा, आपका इसेंशियली खर्चा और इनकम बैलेंस हो जाएगा। जो भी आपके खर्चे हैं महीने के तो कम है, साल के खर्चे काफी ज्यादा हैं, क्योंकि आपको ये प्रीमियम देना है, ये सब करना है, तो वो सब कुछ अगर आप महीने के खर्चों में कन्वर्ट करके उसको प्लान करेंगे तो आपका महीना और आपकी सैलरी मोटा मोटा बैलेंस हो जाएगी। यू विल नॉट हैव एनी एडिशनल सेविंग्स टू मेक, विच मीन्स कि आपका पूरा फोकस फिर हो जाएगा जो आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स अभी हैं, आपके 28 लाख रुपए का एंजल 1, आपके 12 लाख रुपए का करंट इन्वेस्टमेंट, आपका रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ आपको मेंटेन करेगा। एंड जो आपकी फिर SIPs हैं वो चलती रहेंगी टू गेट टू अ सर्टन पॉइंट एंड वी विल सी वेयर दे विल गो, क्योंकि वही 50,000 रुपीज आप उसमें खर्च करना शुरू कर देंगे। सो हियर इज व्हाट आई विल प्लान फॉर यू। अगले 5, 10 और 20 साल, ठीक है। सो टिल यू आर 50, 55 एंड से 65, राइट। सो वी विल सी कि आपकी जो ये करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपको कहां तक ले जाएंगी, आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी बन सकती है फ्रॉम दिस अमाउंट। एंड वी विल अज्यूम कि जब आप ये इंश्योरेंस जो आप करीब 28,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं या साल का जितना भी वो कन्वर्ट होगा, ऑल ऑफ दैट विल गेट एडेड टुवर्ड्स जो आपका 60 या 60 ईयर्स की जो रिटायरमेंट होगी, या जब भी आपकी ये पेंशन आना शुरू हो जाएगी, जैसे एक पेंशन तो 2031 से ही शुरू हो जाएगी, तो ये सारे विल कीप एडिंग टू योर मंथली इनकम टू सपोर्ट यू। तो ये हैं रिजल्ट्स। हम कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपए कल से ही गिर जाएगी, मतलब जो आप 90,000 रुपए कमाते हैं अब आप करीब 50,000 रुपए कमा रहे होंगे, 10 या 15,000 रुपए अपनी सैलरी से, बाकी के 30-35,000 रुपए अपनी ट्यूशन से। इससे आपको परफेक्ट मिलेगा अपनी बेटी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, एक्सेट्रा। एंड 5 साल के बाद आपका टोटल वैल्यू जो होगा वो होगा करीब 93 लाख रुपीस। 93 लाख रुपीस। दिस इज ऑफ कोर्स ऑन अ अप्रोक्सीमेट अजम्पशन या एवरेज कि किस रेट से आपके ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। इसमें मैंने अपने रियल एस्टेट नहीं काउंट किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंजल 1 के जो स्टॉक्स हैं, आपके करंट म्यूचुअल फंड या लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी SIPs हैं। इन 3 चीजों को मिलाकर आपके पास करीब 93 लाख होंगे। टैक्स काट के अराउंड 81 लाख और इन्फ्लेशन एडजस्टेड उसकी अहमियत या वैल्यू जो होगी वो करीब 60 लाख रुपए होगी। मतलब आज अगर आपके पास 60 लाख रुपए होते, उतनी आपके पास 5 साल के बाद पैसे होंगे। 10 साल के बाद यही 93 लाख बढ़कर करीब 1 करोड़ 96 लाख हो जाएंगे। 1 करोड़ 96 लाख, जो टैक्स काट के 1 करोड़ 72 होंगे और इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनकी अहमियत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। मतलब आज के डेट में आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, उतने ही आपके पास पैसे होंगे 10 साल के बाद। एंड अगर यही सेम जर्नी 20 साल तक चली तो आपके पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए होंगे, जो टैक्स काट के
6,80,00,000 बनेंगे, एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनकी अहमियत 2,13,00,000 रुपए होगी। मतलब आज की डेट में अगर आपके पास 2,13,00,000 रुपए होते, उतने ही पैसे आपके पास 20 साल के बाद होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप रियल एस्टेट को लेंगे, जो आपका 30 लाख रुपए का प्लॉट है, वो 5 साल बाद 44 लाख के करीब हो जाएगा, 10 साल बाद करीब 65 लाख, एंड 20 साल के बाद करीब 1,40,00,000। तो उसका भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। एंड इसके बाद आपके जो सारे इंश्योरेंस या पॉलिसीज हैं, चाहे आपकी वो लाइफ इंश्योरेंस हो गई या आपकी पेंशन पॉलिसी हो गई, वो सब आपको एक एडिशनल इनकम देती रहेंगी। अब लेट्स अज्यूम, एंड ये मैं अब अजम्पशन कर रहा हूं, कि आपकी अभी करंट एज 44 है, एंड ये मैं अब एक रिटायरमेंट शीट पे हूं। करंट एज आपकी 44 है, एंड लेट्स अज्यूम कि आप 45 की एज पे रिटायर कर जाते हैं। तो अगले साल या अगले 6 महीने में आप रिटायर हो जाते हैं, एंड आपको अब अपने खर्चे 85 ईयर्स तक चलाने हैं। 85 ईयर्स तक आपने अपने खर्चे इसी पैसे में से निकालने हैं। करंट सेविंग्स जो है आपके पास, जो अभी आपकी करंट सेविंग्स हैं, करीब 70 लाख रुपए, विच इज योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स एंड योर रियल एस्टेट। हम इंश्योरेंस को अभी नहीं मान के चलेंगे एज योर करंट सेविंग्स। इंश्योरेंस जो है वो बाद में ही अगर आएगी तो आएगी। एंड करंट जो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है, वो हम मान के चल रहे हैं अभी 0 ही रहेगी। तो ये जो 70 लाख रुपए की अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें से ज्यादातर रियल एस्टेट ही है, तो करीब 50% तो रियल एस्टेट की वैल्यू है, बाकी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है। एंड अगर आप बोलते हैं कि जब आप रिटायर करेंगे, विच विल बी अगले साल से, एंड उस पॉइंट पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स हटा के आपको हर महीने के 30,000 रुपए चाहिए होंगे, 30,000 रुपीज पर मंथ। तो ये पैसा जो है कितने वक्त तक आपके साथ रहेगा? एंड अगर आपका एक्सपेंस हर साल 5% से बढ़ता रहेगा, मतलब ये 30,000 रुपए हर महीने और जिंदगी भर तो नहीं रहेंगे, तो 30,000 रुपए अगले साल 5% से बढ़ेंगे, उसके बाद 5% से बढ़ेंगे, तो जो भी आपने इन्फ्लेशन मान के चल लिया है, you will actually at the age of 85 still not run out of money. आपके पास अब भी पैसे होंगे, और कितने होंगे? 26 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि वो पैसा बढ़ता रहेगा। एंड इनफैक्ट अगर मैंने यूज नहीं किया, नहीं, आप यूज तो कर ही रहे हैं। हर महीने आप अपने इस इन्वेस्टमेंट से 30,000 रुपए, या एक्चुअली हर महीने नहीं, हर साल का ही देखते हैं, साल की शुरुआत में आप 3,60,000 रुपए अपने लिए ले लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचकर, और बाकी की इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसे ही बढ़ती रहती है। फिर अगले साल 3,60,000, उसमें से 5% और जोड़ दिया क्योंकि खर्चे बढ़ गए, एंड बाकी की इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसी। तो हो क्या रहा है कि हर साल आपके खर्चे 5% से बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो तो 10-12% से बढ़ रही है, क्योंकि आपने उसको स्टॉक मार्केट में अच्छे से डाला हुआ है। इनफैक्ट अगर आप महीने के 50,000 रुपए भी लेंगे, तब जाकर आपके पैसे 75 साल में खत्म हो जाएंगे, 75 साल की उम्र में खत्म हो जाएंगे। मतलब एक चीज, जो मैं पैसा मैंने SIP में डाला है उसमें से लेंगे ना, जो मैं एंजल वन में वहां से लेंगे? आप जहां भी सबसे ज्यादा वक्त तक आपने पैसे रखे हुए हैं और ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है, वहां से साल का पैसा लेना शुरू करेंगे। तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पुराना पैसा है वो हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि उसको वक्त हो गया, नंबर 1, तो ज्यादा रिटर्न कमा चुका होगा। नंबर 2, उस पर टैक्स कम डलेगा, क्योंकि उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से कम होता है। एंड नंबर 3, आप उसकी परफॉर्मेंस को काफी सालों तक देख पाए होंगे, तो आपको यह भी पता होगा कि कौन सा इनमें से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट था, कौन सा इसमें से इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड आप उसी की वजह से, हाँ, एक बात बताओ आपको, आपका मैं 1-2 एपिसोड मैंने देखा था, तो उसमें आप बोले थे क्या जो LIC है वो बंद करके वो पैसा SIP में देने के लिए, वो मत करिए आप। नहीं, आप मत करिए। सिंपल रीजन है, क्योंकि आप काफी वक्त से करते आ रहे हैं। अभी अगर आप बंद कर देंगे तो वो सारा अमाउंट आपको फोरगो करना पड़ेगा। आपका वैसे ही ऑलरेडी एक अच्छा सा कॉर्पस बना हुआ है, आप अभी भी SIP भी कर रहे हैं,
तो आपको वो चेंज करने की जरूरत है नहीं। मैं ज्यादातर राय उन लोगों को देता हूं जो अपनी एसआईपी के पैसे को रोककर एलआईसी में पैसा डाल रहे हैं या इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं। वो समझदारी नहीं है, क्योंकि रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा मिल सकता है अगर आप डिसिप्लिन रूप से लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच है। हाँ, अगर यही कॉन्वर्सेशन 10-15 साल पहले हम कर रहे होते तो शायद राय अलग होती, लेकिन अभी आई वुड से कि आप वैसे ही रहिए। इसीलिए मैं पहले ही बोला, जब मेरा नॉलेज कम है इसलिए मैंने बहुत गलती किया, अभी मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, एंड गलतियां सबसे होती है, मतलब मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, उसी से सीखा हूं, हम सब उसी से सीखते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल भी निसंकोच रहिए कि आप जितना अभी अपने इंश्योरेंस और एलआईसी में डाल रहे हैं वो ठीक है, आपकी उम्र के हिसाब से एक्चुअली सही ही है, क्योंकि आपको ज्यादातर पैसे अपने सेफ एसेट्स में डालने चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सिंगल पेरेंट हैं। तो वो सब कुछ रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ एसेट्स में अराउंड 40-50% डाल देना चाहिए, जो कि आप डाल रहे हैं, एंड बाकी का पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फेयर। तो ये पूरी शीट मैंने बना दी है, आप इस शीट को देखिएगा। बट मेरी राय यही है कि आप अभी से ही बिल्कुल सही रीजंस के कारण अपनी इनकम को रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो कॉर्पस बनाया हुआ है वही आपको अच्छे से आगे ले जाएगा। आई फील जैसे आपकी बेटी 5 से 10 साल के अंदर 18 साल की हो जाएगी, एंड उनकी कॉलेज का खर्चा होगा, वो आराम से जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उसमें से निकल सकता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप कलकत्ता में घर लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो रियल एस्टेट का ज़मीन है उसको बेच के एक डाउन पेमेंट कर सकते हैं, लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, उस लोन को आप इजीली पे ऑफ कर सकते हैं ईएमआई भर के, क्योंकि उस वक्त पे अज्यूमिंग कि आप अभी नहीं ले रहे लेकिन 5 साल में या 10 साल में लेंगे, तो उस पॉइंट पे आपकी कुछ कुछ पॉलिसीज खत्म हो चुकी होंगी, तो जो आपका एक्सेस अमाउंट उससे बचेगा वो आप ईएमआई में डाल सकते हैं। तो ये जो सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। आपके जो फ्रेंड का लोन है 4 लाख रुपए का, उसको हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इस पूरे पाथ में किसी भी पॉइंट पे जब आपके पास एक सरप्लस आ जाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ आप दोस्त को पैसा देना बनता है, तो आप किसी भी इन एसेट्स को लिक्विडेट करके भी वो पैसा उनको दे सकते हैं। मेरा पास जो अभी 5 लाख पड़ा हुआ है, तो उसको क्या मैं अभी दे दूं दोस्त को? ना, मेरा पास और एक रिलायंस का 1 लाख इसी अगला महीने जून में 2025 जून को मैच्योर हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 लाख 1.5 लाख का करीब, ऐसे कुछ। रिलायंस का एक पॉलिसी था बहुत पुराना। तो और मैं कभी उसको पैसा दे दूं? हाँ। और एक फ्लैट में अगर लूं तो किस टाइम में मेरा लेना सही रहेगा, अभी ना बाद में? नहीं, बाद में। तो इस सबसे पहले अपने दोस्त को जो पैसा देना होगा, जैसे जैसे आपकी पॉलिसीज मैच्योर होंगी, एंड अज्यूमिंग कि आपके दोस्त को उस पैसे की इमीडिएटली जरूरत नहीं है, अगर है ऑफ कोर्स तो फिर अभी ही दे दीजिए, लेकिन अगर नहीं है एंड वो वेट करने के लिए तैयार है और कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आपकी पॉलिसीज मैच्योर होंगी एंड आपके पास वो लमसम अमाउंट आएगा, आप प्लीज अपने दोस्त को वो पैसा वापस दीजिएगा। दैट विल बी द राइट वे टू डू इट। जो 5 लाख रुपए हैं उनको कोशिश करिए ना छुएं, क्योंकि वो आपका इमरजेंसी फंड है। वो इमरजेंसी फंड मैंने एक 50,000 का एक अलग से रखा हुआ है, मेरा फिक्स डिपॉजिट। वो ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, एंड वो रखे रहिए, लेकिन आपके लिए इस उम्र में विद योर सर्कमस्टेंसेस एक 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या फिक्स डिपॉजिट करें ना ऐसे रखें? अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मेरी राय ये रहेगी कि ये जो 5 लाख रुपए हैं, इसमें से 2 लाख रुपए आप अपने पास कैश में रखिए बैंक में, बाकी की 3 लाख जो हैं 1-1 लाख रुपए की एक साल की फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। तो आपके पास 3 फिक्स डिपॉजिट होंगे। कभी भी कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो आप एक ही फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं एंड उसका अमाउंट ले सकते हैं। सारा का सारा फिक्स डिपॉजिट तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। घर कब खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से घर आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास उस घर को खरीदने के लिए कम से कम 50% अमाउंट अपने पास ही हो, ताकि आपको लोन जो है वो उस घर की वैल्यू का 50% से कम लेना पड़े।
एंड मेरे लिए जो आपका रियल एस्टेट है 30 लाख रुपए का, दैट विल बी हाउ यू बैलेंस इट. तो रियल एस्टेट को हमेशा रियल एस्टेट से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है. तो अगर आप इस 30 लाख रुपए के लैंड को बेचेंगे तो आपको, और उससे घर खरीदेंगे तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो वो पूरा का पूरा जितना अमाउंट आपको मिलेगा वो कन्वर्ट हो सकता है. तो टेक्निकली अगर आप चाहें तो आज आप कोलकाता में 60 लाख रुपए तक का घर ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रियल एस्टेट या लैंड अप्रिशिएट होगा वैसे वैसे आप देख लीजिएगा. लेकिन मेरी जो गाइडेंस रहेगी वो यही कि आप 50% से ज्यादा होम वैल्यू या फ्लैट वैल्यू का लोन ना लें. जब भी वो होगा तब आप तैयार हैं. और एक ये जो मेरा जो एंजल वन में जो है पॉलिसी SIP ने जो स्टॉक लिया हुआ है, बिल्कुल, उसमें तो मेरा तो कोई ऐसा कुछ नॉलेज है नहीं स्टॉक का अंदर. तो मैं जो करता हूँ वो सही है क्या नहीं, वही मैं पूछना है आपसे. बस उसको रखे रहिए, उसको रखे रहिए. मेरा सवाल बस यही था कि आपने किस टाइप के स्टॉक्स लिए हुए हैं. अगर वो लार्ज स्टेबल कंपनीज हैं. एक एग्जांपल दूं सर, जो मेरा लिया हुआ है SBI. तो मेरा पहले लिया हुआ है, मैं जो करता हूँ आज तक किया हुआ हूँ, तो मेरा पहले से लिया हुआ. अभी सोच लीजिए थोड़ा सा कम हुआ तो मेरा 5,000 का मेरा जितना बनता है उस महीने में 2-3 तो स्टॉक और ले लिया. फिर दूसरा महीना में 2-3, ऐसे करके मेरा नंबर ऑफ स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा है. तो ये प्रोसीड्यूर क्या सही है? नहीं, मेरा अब आपको उसमें स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो आपने खुद एडमिट किया है, आपको नहीं पता कि स्टॉक्स आप क्यों ले रहे हैं. आप सिर्फ कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, अभी पैसे हैं तो वो ले लिया है. SIP वो सारी चीजों को संभाल लेगा, क्योंकि SIP चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, हर महीने सेम इन्वेस्टमेंट्स हो रही है. आप जो एंजल वन में पैसा है उसको बस आप रखे रहिए, उसको छुए मत, ना ही निकालिए, ना ही उसमें कुछ डालिए. वो खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा, आराम से बढ़ता रहेगा. एंड करीब 10 से 12%, इनफैक्ट शायद ज्यादा भी, ऑन एन एवरेज बढ़ता रहेगा. एंड दैट इज इनफ. आपके SIPs जो हैं वो आपकी अब रेगुलर इन्वेस्टमेंट बनेंगी. एंड उसमें आपको ये नहीं चूज करना है कि आप कौन से स्टॉक में डालेंगे या किस प्राइस पे डालेंगे या कब डालेंगे. वो हर महीने सेम डेट पे निकलता रहेगा. एंड क्योंकि आपने SIPs को एक मिक्स में डाला हुआ है, जहां लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो रिस्क भी बैलेंस हो चुका है. And that is all that you need to do. अंकुर, हाँ जी, और एक चीज आप और भी बोलते हैं क्या स्टेप अप करने के लिए. तो मेरा जो SIP है, मैंने तो कुछ स्टेप अप का कोई किया नहीं. तो मैंने जहाँ किया तो वो मुझे बताया क्या स्टेप अप करने का कोई जरूरत है नहीं, दूसरा साल आप क्या करेंगे और एक नया SIP ले लेंगे. बस वो भी कर सकते हैं. ये क्या सही है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली सही है. तो अगर आपके पास इनकम होगी उस समय पे, अभी तो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन फर्ज करिए अगर हो गई, एंड आपने 5,000 रुपए की एक SIP करी हुई है, एंड आप 10% से उसको स्टेप अप करना चाहते हैं, तो अगले साल आप 500 रुपए की एक SIP और शुरू कर दीजिए. एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आपको उसी 5,000 रुपए को स्टेप अप करके 5.5 बनाने की जरूरत नहीं है. आप 500 रुपए की एक और कर सकते हैं, अगले साल फिर 625 की कर सकते हैं, फिर उसके अगले साल ऐसे ऐसे ही बढ़ के that will also be as a step up. ठीक है, परफेक्ट. ओके, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से स्लो मैनर में डिसिप्लिन्ड रूप से अपने पैसे को यूज किया है. एंड आई रियली होप कि ये सारी चीजें अच्छे से आपकी मदद कर पाए, which I'm very sure they will. All the best to you, your daughter, your parents, and God bless you with everything. Thank you so much for spending time. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.